150 मिलियन सालों तक, जो कि यकीन करना मुश्किल है, डायनासोर्स हमारी धरती के बेताज बादशाह थे। वो जानवरों का एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का ग्रुप थे, इवोल्यूशन की पावर का जीता जागता सबूत। कुछ तो सच में बहुत बड़े थे, ऐसे जायंट्स जिनके हर कदम से जमीन कांप जाती थी। दूसरे छोटे और फुर्तीले थे, जो पुराने जंगलों में तेजी और अदा से घूमते थे। वो हर कॉन्टिनेंट पर घूमते थे, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स से लेकर ठंडे पोलर रीजन्स तक। ये धरती उनका राज था, एक रंगीन दुनिया जो उनके अलग अलग रूपों और बिहेवियर से भरी हुई थी। उनके लंबे राज ने दुनिया भर के इकोसिस्टम्स को बनाया। इस समय को मेसोजोइक एरा कहते हैं, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स या उससे भी सही कहें तो एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। ये उनकी दुनिया थी और वो इसमें खूब फल फूल रहे थे। लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान उस बड़ी तबाही से ठीक पहले धरती एक गर्म और रहने लायक जगह थी। ज्यादातर जमीन पर फर्न्स, कॉनिफर्स और नए नए उगे फ्लावरिंग प्लांट्स के हरे भरे जंगल थे। बड़े बड़े इनलैंड सीज कॉन्टिनेंट्स को बांटते थे, जिससे मरीन रेप्टाइल्स के लिए यूनिक एनवायरनमेंट बनते थे, जबकि जमीन पर डायनासोर्स का राज था। डक बिल्ड हाइड्रोसॉर्स जैसे एडमंटोसॉरस के झुंड इन जगहों से गुजरते थे। उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती थीं। आर्मर्ड एंकिलोसॉरस चलते फिरते टैंक्स की तरह नीचे उगी वेजिटेशन खाते थे और उनकी बोनी प्लेट्स और क्लब्ड टेल्स उन्हें बचाती थी। विशाल टायरानोसॉरस रेक्स अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी इन इलाकों में शिकार करता था, एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब में सबसे ऊपर बैठा खतरनाक हंटर। हवा सिर्फ पीटिरोसॉर्स के लिए नहीं थी, शुरुआती पक्षी भी पुराने पेड़ों के बीच फड़फड़ाते थे। इन शानदार जीवों की डेली लाइफ, सर्वाइवल और साथ रहने का एक लगातार खेल था। एलामोसॉरस जैसे लंबी गर्दन वाले बड़े सौरोपॉड्स ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर तक ले जाते थे। उनका बड़ा साइज ज्यादातर शिकारियों से उनकी रक्षा करता था। छोटे फुर्तीले ऑर्निथोमिमिड्स, जिन्हें अक्सर ऑस्ट्रिच डायनासोर्स भी कहते हैं, शायद कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर और पौधे खाते थे। मैदानों और नदियों के किनारे टायरानोसॉरस रेक्स जैसे खूंखार कार्निवोर्स जबरदस्त शिकार करते थे। उनके मजबूत जबड़े और तेज सेंसेस उन्हें खतरनाक दुश्मन बनाते थे। दुनिया जिंदगी का एक डायनामिक थिएटर थी, एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम जो लाखों सालों में परफेक्टली सेट हुआ था। हर जीव का अपना रोल था, जो नेचर के उस बैलेंस में मदद करता था जो सदियों से चला आ रहा था। ये वो दुनिया थी जहां डायनासोर सबसे ऊपर थे। उनका राज हमेशा रहने वाला लगता था। धरती पर उनकी पकड़ अटूट थी। उन्होंने पहले भी एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना किया था और गजब तरीकों से खुद को अडेप्ट और डाइवर्सिफाई किया था। पत्तियों की सरसराहट या जंगली आवाजों में कोई इशारा नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी कि एक ऐसी तबाही तेजी से आ रही थी जो पहले कभी नहीं हुई। डायनासोर्स अपने पुराने रूटीन्स करते रहे, इस बात से अनजान कि उनका समय, उनका वजूद अपने सबसे बड़े टेस्ट का सामना करने वाला था। सूरज उगा और ये दिन धरती पर उनके लंबे सक्सेसफुल इतिहास का एक और आम दिन लग रहा था। एक ऐसा दिन जो दुख की बात है कि उनके असली राज का आखिरी पूरा दिन बनने वाला था। बिना दिखे, बिना सुने और सोच से भी परे बहुत दूर एक कॉस्मिक विजिटर अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह से तेजी से आ रहा था। यह कोई मामूली आसमानी पिंड नहीं था। यह एक एस्टेरॉयड था या शायद एक कॉमेट, जिसका साइज करीब 10 किलोमीटर या 6 माइल्स चौड़ा माना जाता है। यह हैरान कर देने वाली स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, राइफल की गोली से कई गुना ज्यादा तेज और सीधा धरती से टकराने वाला था। इसका सफर शायद लाखों साल पहले शुरू हुआ होगा। हो सकता है मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट से निकला हो या दूर ओट क्लाउड से फेंका गया हो। यह विशाल पत्थर अपने साथ बहुत ज्यादा किनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा था, एनर्जी जो जल्द ही एक अनजान प्लैनेट पर कहर बरपाने वाली थी। यह तबाही का एक खामोश मैसेंजर था, कॉस्मिक हिंसा का एक रैंडम एक्ट। जैसे जैसे ये जायंट स्पेस रॉक धरती के पास आया होगा, नीचे डायनासोर्स को यह दिखाई नहीं दिया होगा। उनकी दुनिया जाने पहचाने सूरज से रोशन थी, आसमान बादलों और शायद दूर चांद का कैनवस था। डायनासोर्स अपने काम में लगे थे। एक टायरानोसॉरस रेक्स शायद अपने अगले शिकार की तलाश में होगा। ट्राइसेराटॉप्स का झुंड शायद शांति से फर्न प्रेरी में घास चर रहा होगा। हवा क्रिटेशियस पीरियड की आवाजों से भरी थी, कीड़ों की भिनभिनाहट, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट। कोई टेलीस्कोप्स नहीं थे, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे, सिर्फ नेचर की वही धुन बज रही थी जो हजारों सालों से बजती आ रही थी।
टकराव से पहले के आखिरी पल धोखे से नॉर्मल लग रहे थे। उस कायोस के बिल्कुल उलट जो फूटने वाला था। फिर 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में वो एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया। गैप 2S टकराव की जगह आज के मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला के तट के पास एक उथले समुद्र में थी। जो एनर्जी निकली वो इंसानी समझ से परे थी, जैसे बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट गए हैं। एस्टेरॉयड इतनी जबरदस्त वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए टकराते ही तुरंत भाप बन गया। साथ में उसके नीचे धरती की क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा भी। इस भयानक घटना ने एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया। 180 किलोमीटर 112 माइल्स से ज्यादा चौड़ा और 20 किलोमीटर 12 माइल्स गहरा प्लैनेट पर एक निशान जिसे अब हम चिकसुलभ क्रेटर कहते हैं। उस एक भयानक पल में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। टकराव के आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हजारों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार ने सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों माइल्स दूर तक के लैंडस्केप को झुलसा दिया होगा। इसके बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, एक साउंड वेव जो दुनिया के कई चक्कर लगाती। जमीन खुद ही मुड़ गई और फट गई जब ग्राउंड जीरो से ऐसी शॉकवेव्स निकली जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंपैक्ट साइट के एक बड़े दायरे में कोई भी डायनासोर तुरंत मर गया होगा, या तो भयानक गर्मी से, या जोरदार धमाके से, या खुद टकराव की ताकत से। इंपैक्ट जोन के ऊपर का आसमान सुपरहीटेड रॉक और गैस का एक भयानक नरक बन गया होगा। उथले समुद्र में हुए इस जबरदस्त इंपैक्ट ने ऐसी सुनामीज पैदा की जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। लहरें सैकड़ों, शायद 1000 मीटर ऊंची इंपैक्ट साइट से जेट प्लेन की स्पीड से बाहर की ओर दौड़ी। पानी की इन भयानक दीवारों ने गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरिबियन के तटों को रौंद डाला। जमीन में बहुत अंदर तक गईं, पेड़ पौधे और मिट्टी बहा ले गईं और रास्ते में आने वाले हर जीव को डुबो दिया। इन मेगा सुनामीज के सबूत आज भी चिकसुलभ से हजारों माइल्स दूर जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। पानी की जबरदस्त ताकत ने लैंडस्केप्स को बदल दिया। बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहुत दूर तक बहा ले गई। इन कोस्टल एरियाज के पास रहने वाले डायनासोर्स के लिए इन तेज उफनते पानी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही एस्टेरॉयड और अर्थ की क्रस्ट भाप बनी, सुपरहीटेड रॉक, धूल और गैस का एक बहुत बड़ा गुबार एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक, यहां तक कि स्पेस में भी उछला। इस मटेरियल का ज्यादातर हिस्सा, जिसमें टेक्टाइट्स कहे जाने वाले पिघले हुए कांच के छोटे छोटे गोले भी थे, कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वापस बरस गया। जब ये पार्टिकल्स तेज स्पीड से एटमॉस्फेयर में दोबारा घुसे तो फ्रिक्शन से वो इतने गर्म हो गए कि अनगिनत टूटते तारों की तरह चमकने लगे। इस तेज हीट पल्स ने धरती की सतह को भून डाला। शायद पूरी दुनिया में हवा का टेम्परेचर कुछ समय के लिए सैकड़ों डिग्रीज बढ़ा दिया। माना जाता है कि यह थर्मल रेडिएशन इतनी तेज थी कि इसने बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगा दी, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट्स के जंगल धधकते हुए नरक बन गए। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि इसने प्लैनेट की क्रस्ट में साइज्मिक शॉकवेव्स भेज दी, जो इंसानों द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी अर्थक्वेक से कहीं ज्यादा मजबूत थे। इन बड़े अर्थक्वेक्स ने भारी तबाही मचाई होगी, नेचुरल स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया होगा और बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स शुरू कर दिए होंगे। यह भी थ्योरी है कि इंपैक्ट ने डॉर्मेंट वॉल्केनोज को रिएक्टिवेट कर दिया होगा, या दुनिया भर में नए वॉल्केनिक इरप्शंस भी शुरू कर दिए होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद दर्द से तड़प रही हो, जमीन हिल रही थी और खतरनाक हो गई थी। जो डायनासोर्स शुरुआती धमाके, गर्मी और सुनामी से बच गए, उनके लिए दुनिया सचमुच उनके पैरों के नीचे टूट रही थी, जिससे डर और केओस और बियाज गया। आसमान जो कभी नीला और रोशन था, खतरनाक तरीके से काला होने लगा। भारी मात्रा में धूल, दुनिया भर की आग से निकला धुआं और भाप बने पत्थर से निकले सल्फर कंपाउंड्स ने एक मोटी अभेद्य चादर बना दी, जिसने प्लैनेट को ढक लिया। सूरज की रोशनी अब सतह तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में दिन की रोशनी एक कभी न खत्म होने वाली शाम में बदल गई। एक डरावना अंधेरा जो महीनों, शायद सालों तक रहने वाला था। डायनासोर्स जो सूरज के जीव थे, उन्होंने खुद को एक अनजान, डरावनी दुनिया में पाया। दिन और रात के जाने पहचाने पैटर्न खत्म हो गए थे। उनकी जगह कभी न खत्म होने वाली उदासी ने ले ली थी, जो उन गहरे एनवायरमेंटल चेंजेस का एक डरावना संकेत था, जो अब भी शुरू ही हो रहे थे। जब मलबे के घने बादल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, तो फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे पौधे खाना बनाते हैं, पूरी दुनिया में एकदम से रुक गया।
जमीन पर पौधे और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन बड़ी संख्या में मरने लगे। ये फूड चेन्स के एक भयानक कोलैप्स की शुरुआत थी। बड़े हर्बिवोरस डायनासोर्स जो ताजी घास फूस पर निर्भर थे, सबसे पहले परेशान हुए। ट्राइसेराटॉप्स और एडमंटोसॉरस जैसे जीव जो कभी बहुत ज्यादा थे, उन्होंने देखा कि उनका खाना तेजी से गायब हो रहा है। भूख एक बेरहम किलर बन गई, उन्हें कमजोर कर रही थी और दूसरे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के लिए वल्नरेबल बना रही थी। हरी भरी दुनिया भूरी और बंजर हो गई। जैसे जैसे घास फूस खाने वाले मरते गए, टायरानोसोरस रेक्स जैसे ताकतवर कार्निवोरस डायनासोर्स ने भी पाया कि उनका शिकार कम हो रहा है। सबसे खतरनाक हंटर्स भी बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकते थे। जिंदगी का वो पेचीदा जाल जो लाखों सालों में बना था, खतरनाक तेजी से खुल रहा था। अंधेरे के साथ ग्लोबल टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट आई, जिससे एक लंबी ठंड का दौर आया जिसे इंपैक्ट विंटर कहते हैं। डायनासोर्स, जिनमें से कई शायद गर्म मौसम के आदी थे, इस अचानक और लगातार ठंड से जूझ रहे थे। एटमॉस्फेयर में फेंके गए सल्फर एरोसोल से बनी एसिड रेन ने झीलों, नदियों और मिट्टी में जहर घोल दिया, इकोसिस्टम्स को और तबाह कर दिया और जिंदा रहना और भी मुश्किल बना दिया। कई डायनासोर स्पीसीज का बड़ा साइज, जो कभी एक फायदा था, अब एक जानलेवा कमी बन गया। बड़े जानवरों को ज्यादा खाना चाहिए होता है और उनके बच्चे पैदा करने की रफ्तार भी धीमी होती है, जिससे वो ऐसे अचानक और भयानक एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना करने में कमजोर होते हैं। लेकिन छोटे जीवों के बचने के चांस ज्यादा थे। मैमल्स, जो उस समय ज्यादातर छोटे छछूंदर जैसे जानवर थे, वो जमीन के नीचे बिल बनाकर बुरे असर से बच सकते थे और कम खाने जैसे कीड़े मकोड़े, जड़ें या सड़ी गली चीजों पर गुजारा कर सकते थे। वैसे ही पक्षी, जो छोटे पंखों वाले डायनासोर्स के सीधे वंशज हैं, वो भी बच गए, शायद उड़ने और कम रिसोर्सेज ढूंढने की अपनी एबिलिटी की वजह से या कम खाने की जरूरत की वजह से। ये एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे क्रिटेशियस पेलियोजीन (KPG) एक्सटिंक्शन कहते हैं, सभी जीवों के लिए तुरंत नहीं हुआ, लेकिन जियोलॉजिकली ये बहुत तेजी से हुआ। महीनों और सालों तक अंधेरे, ठंड और भूख ने अपना असर दिखाया। धरती की करीब 75% स्पीसीज को खत्म कर दिया, जिसमें सभी नॉन एवियन डायनासोर्स भी शामिल थे। जब धूल आखिरकार बैठ गई और सूरज की रोशनी वापस आई, तो दुनिया बहुत बदल चुकी थी। डायनासोर्स का राज खत्म हो चुका था। यह भयानक घटना, हालांकि विनाशकारी थी, इसने मैमल्स के उदय का रास्ता बनाया, जिसमें आखिर में प्राइमेट्स और इंसान भी शामिल हुए। डायनासोर्स के आखिरी 24 घंटे सिर्फ एक अंत नहीं थे, बल्कि धरती पर जिंदगी के लिए एक ड्रामेटिक नई शुरुआत भी थे। हमारे प्लैनेट के लंबे और उतार चढ़ाव वाले इतिहास में एक अहम मोड़।